विविध कहाँ तक हुआ था देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको ठंडा लग रहा है क्या? पूरा गांती उती बन ले हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। 50 तक हुआ था? नहीं, वो रोज बर्थडे होता है। कल ये लोग जानते हैं क्या कि आप लोग गए ना, ये लोग केक को ला के काट के मना रहे थे बर्थडे अपने में, समझे। चलिए आगे चलते हैं। कहाँ तक हुआ था पहले निकालिए। 35 तक। चले 36 से चलते हैं। पैसा दीजिए, ये लोग लाएंगे मिठाई क्या। चले नेक्स्ट है प्रथम महिला स्नातक। पहले यहाँ चलेंगे, 10 को याद कीजिए, उसके बाद कुछ होगा, ठीक है। चले प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली एवं चंद्रमुखी वसु। चंद्रमुखी। नेक्स्ट है प्रथम महिला फिजिशियन अन्नाईवादी गोपालराव जोशी। अन्नादीबाई गोपालराव जोशी। प्रथम महिला सर्जन डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी। प्रथम महिला सर्जन। प्रथम महिला सर्जन। चलिए भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर सुरेखा शंकर यादव। सुरेखा शंकर। सुरेखा शंकर। भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर कौन? सुरेखा शंकर। और वायुसेना में प्रथम महिला पायलट है हरिता कौर दयाल। हरिता कौर। वायुसेना में प्रथम महिला पायलट कौन? चलिए एक बार रिपीट बताएंगे, प्रथम महिला स्नातक कौन? कादम्बिनी गांगुली एवं चंद्रमुखी वासु। कादम्बिनी गांगुली एवं प्रथम महिला फिजिशियन अन्नादीबाई गोपालराव जोशी। अन्नादीबाई गोपालराव जोशी। अन्नादीबाई। प्रथम महिला सर्जन डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी। प्रथम महिला सर्जन। प्रथम महिला सर्जन। नेक्स्ट है करे भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर कौन? सुरेखा शंकर। सुरेखा शंकर। सुरेखा शंकर। वायुसेना में प्रथम महिला पायलट है हरिता कौर दयाल। हरिता कौर दयाल। हरिता कौर। प्रथम महिला एयरबस पायलट दुर्गा बनर्जी। दुर्गा बनर्जी। प्रथम महिला एयरबस पायलट कौन? प्रथम महिला एयरबस पायलट। प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल है पुनीत अरोड़ा। पुनीत अरोड़ा। पुनीत। नेक्स्ट है प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल है पी बंदोपाध्याय। पी बंदोपाध्याय। प्रथम महिला यह चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस का सुषमा चावला। सुषमा। प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस का कौन? सुषमा चावला। सुषमा। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है कल्पना चावला। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कल्पना चावला। कल्पना। चलिए एक बार रिपीट करते हैं, बताएंगे भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर कौन? सुरेखा शंकर। सुरेखा शंकर। वायुसेना में प्रथम महिला पायलट कौन? या हरिता कौर दयाल। हरिता कौर। प्रथम महिला एयर बस पायलट है दुर्गा बनर्जी। दुर्गा। और प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत अरोड़ा। प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल। प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल है पी बंदोपाध्याय। पी बंदोपाध्याय। पी। प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस है सुषमा। 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 और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कल्पना। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला है भानु अथैया। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला। और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कमलजीत संधू। कमलजीत। कमलजीत। चले एक बार शुरू से बुक कोई नहीं देखेंगे, ठीक है। चले बताएंगे प्रथम महिला स्नातक कौन? कादम्बिनी गांगुली एवं चंद्रमुखी बसु। कादम्बिनी गांगुली एवं। नेक्स्ट है प्रथम महिला सर्जन डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी। प्रथम महिला सर्जन डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी। भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर सुरेखा शंकर। सुरेखा शंकर। वायुसेना में प्रथम महिला पायलट कौन?
हरिता कौर दयाल, हरिता कौर। प्रथम महिला एयर बस पायलट कौन? दुर्बा बनर्जी, दुर्बा। प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत अरोड़ा, पुनीत। प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल पी बंदोपाध्याय, पी। प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस सुषमा, सुषमा। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है कल्पना चावला, कल्पना। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला भानु अतैया, भानु। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कमलजीत संधू, कमलजीत, कमलजीत संधू। यहाँ तक क्या दोनों सबको? चलिए आगे चलते हैं। पॉलिटी, मौलिक कर्तव्य का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोले थे उसका ना थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, इसीलिए से वो अभी नहीं भेजेंगे, ठीक है। थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं क्या है? हाँ, कुछ संशोधन करना है, कुछ नया ऐड करना है। एक बार करवा देंगे तो फिर नहीं ना ये होगा क्या, तो कुछ संशोधन करके वो करवाएंगे क्या, ठीक है ना। देर से हो लेकिन दुरुस्त हो, समझ रहे ना। हाँ, देर आए दुरुस्त आए। तो देखिए कहानी तो एक से एक है क्या। चलिए, राष्ट्रपति में जो है आधा शायद याद करवाए थे नीलम संजीव रेड्डी तक कार्यकाल उसका। उसके बाद राष्ट्रपति का कार्यकाल आगे भी याद करेंगे हम लोग, ठीक है। विनोद, अभी विनोद कुछ नहीं बोलेगा, नहीं फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कराए कि ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल यह 1982 से 1987। ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल कब से कब? पेज नंबर सारे लोग निकाल लेंगे 219 नयाब लल्लू सेंट का 219, ठीक है। और जिनका पुराना है, जिनका आजादी का पहले है, वह राष्ट्रपति चैप्टर निकालेंगे जो 13वां नंबर चैप्टर में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल कब से कब? 1982 से 87, 82 से और आर वेंकट रमन का 87 से 92, 87 से शंकर दयाल शर्मा का 1992 से 97, 1992 से शंकर दयाल शर्मा का कब से कब? 1992 से। और आर नारायणन का है यह कितना? 1997 से 2002, 2000। आर के आर नारायण का कब से कब? 1997 से 2002, 2000। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007। एपीजे अब्दुल कलाम का कब से कब? 2002 से 2002 से। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कार्यकाल कब से कब? चले एक बार रिपीट बताएंगे। ज्ञानी जैल सिंह का कब से कब? 1982 से 1982 से। आर वेंकट रमन का कब से कब? 1987 से 1987 से। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 से 92 से। के आर नारायणन यह 1997 से 2002, 2000। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कार्यकाल कब से? 2002 से 2002 से 2002 से 2002 से। अब मोबाइल देख रहे हैं, कुछ चल रहा है क्या? चलने चलते हैं, ठीक है। प्रतिभा पाटिल 2007 से 12, 2007 से 2007 से। उसके बाद प्रणब मुखर्जी 12 से 17, 12 से प्रणब मुखर्जी 12 से। रामनाथ कोविंद का 17 से 22, 17 से। और द्रौपदी मुर्मू या 22 से अब तक 22 से आज तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। करे कि स्वतंत्रता के बाद यह पैदा होने वाले भारत की पहली यह राष्ट्रपति, ठीक है। यह 20 जन्म इसका कब हुआ था? 20 जून 1958। यह है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाली भारत की पहली जो है यह राष्ट्रपति कौन बनी?
द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी। बीबी गिरी 3 मई 1969 से 20 मई 1969 तक। यह न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 ईस्वी तक। एवं यह बीडी जत्ती 11 फरवरी 1977 से यह 25 जुलाई 1977 ईस्वी तक यह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद यह धारण किए थे। ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। आगे चलते हैं, करे राष्ट्रपति के निम्न दशाओं में 5 वर्ष से पहले भी त्याग पत्र दे सकता है। इन्हें राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्षों का, कितने वर्षों का, लेकिन उसको ठीक नहीं लगे तो वह दे सकता है त्याग पत्र, ऐसा प्रावधान है। ठीक है, ऐसा प्रावधान किया गया है। तो पहला पॉइंट है कि उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपने त्याग पत्र के द्वारा त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा, जो इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा। ठीक है, जो इसकी सूचना किसको देगा, और महाभियोग द्वारा हटाए जाने की भी प्रक्रिया है। यह अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा यह हटाने की भी व्यवस्था है। किसमें, और महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है, अनुच्छेद 61 के ए में उल्लिखित वह संविधान का अतिक्रमण। जब जो है संविधान का अतिक्रमण करे तब जो है राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। उसके बाद चलते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है यह अनुच्छेद 61। अब महाभियोग में क्या क्या प्रावधान है देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के यह प्रावधानों का उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा यह उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। यानी कि किसी भी सदन के द्वारा, यह तो राज्यसभा के द्वारा भी और यह लोकसभा के द्वारा भी, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जानी चाहिए। कितना दिन पहले, और जिस पर उस सदन की 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर भी हो। हस्ताक्षर कितने सदस्य का, यह 1/4, 1/4 संसद के उन सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है के 2/3 सदस्य द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। तब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाया गया जो आरोप है उसका जांच करेगा। क्या करेगा, जांच करेगा, यह करवाएगा। और ऐसी जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोप को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, यह जो उस पर आरोप लगाया था वह सही है, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और उस तिथि से राष्ट्रपति को पद त्याग करना होगा। उस तिथि से क्या होगा, राष्ट्रपति को पद त्याग करना होगा। राष्ट्रपति की रिक्ति को जो है 6 माह के अंदर यह भरना होता है। कितना माह के अंदर, राष्ट्रपति के रिक्तियां को कितना माह के अंदर भरना होता है, यह 6 महीने के अंदर। जब राष्ट्रपति पद की रिक्ति पदावधि यानी 5 वर्ष की समाप्ति से हुई है तो निर्वाचन पद्धति की समाप्ति के पहले ही क्या होता है, यह राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। यानी कि अगर जो है उसका पदावधि जो 5 वर्ष का रहता है तो यह क्या होता है, राष्ट्रपति को यह हटने से पहले ही क्या होता है, इन्हें उसके पद अवधि में ही दूसरा राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है। ठीक है, और किंतु यदि उसे पूरा करने में कोई विलंब हो जाता है तो राज्य अंतराल यह न होने पाए, इसीलिए यह उपबंध किया है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद धारण कर नहीं लेता। और ऐसा प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 56 के ग में, अनुच्छेद 56 के। और ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक यह कार्य नहीं कर सकेगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करेगा। अगर चुनाव में विलंब हो जाता है तो यह तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि इसका उत्तराधिकारी चुनकर नहीं आ जाता। और इस कंडीशन में जो चुनाव विलंब होता है, इस कंडीशन में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से काम नहीं कर सकता। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से काम। उसके बाद है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति की कृतियों का निर्वहन। कृतियों का यह अनुच्छेद 70 में किसमें है, करें कि जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाती है, ऐसी आकस्मिकता में अनुच्छेद 70 यह राष्ट्रपति के कृतियों का निर्वहन का उपबंध है। और इसके अनुसार
संसद जैसा उचित समझे वैसा उपबंध कर सकती है। और इसी उद्देश्य से संसद ने राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम 1969 पारित किया। कब किया? 1969 में पारित किया, जो कि यह उपबंधित करता है कि यदि उपराष्ट्रपति भी यह किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके नहीं रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध हो राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 70 में किया गया। किसमें किया गया? अनुच्छेद 70। अनुच्छेद, चले यहाँ तक पहले याद करते हैं, उसके बाद उसके वेतन और भत्ता पर चले इसको देख ही लेते हैं। वेतन भत्ता, ठीक है। राष्ट्रपति का मासिक वेतन यह 5 लाख रुपया कितना है, और इसके अलावा उन्हें आजीवन यह फ्री मेडिकल, आवास और इलाज की सुविधा समेत अन्य भत्ते भी मिलते हैं। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से क्या होता है? भारत के जो है राष्ट्रपति और उसके यह पत्नी दुनिया भर में कहीं यह मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं। भारत का जो राष्ट्रपति होगा और उसकी पत्नी, ठीक है, राष्ट्रपति और जो भी उसकी पत्नी होगी वह जो है पूरे भारत में क्या होगा, कहीं भी यह क्या होगा, दुनिया भर में एक मुफ्त यह यात्रा कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास 5 लोगों का यह सेक्रेटेरियल स्टाफ होता है। यह नेक्स्ट है करे कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान यह उसके वेतन तथा भत्ते में जो है किसी प्रकार की कमी नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति को अवकाश ग्रहण के बाद पेंशन के रूप में यह 1.5 लाख यह रुपया प्रति माह मिलता है। साथ ही स्टाफ का खर्च यह करने के लिए यह कितना, यह 60,000 रुपया महीना अलग से दिया जाता है। 60,000 रुपया महीना अलग से दिया जाता है। उसके बाद है राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य। पहले यहाँ तक याद करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। कह कि हाँ भत्ता अलग हो गया, ठीक है। चलिए बताएंगे राष्ट्रपति यह अपना त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको? या उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? और उपराष्ट्रपति यह सूचना देता है लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा यानी कि राष्ट्रपति के यह अगर कार्यकाल पूरा होने से भी पहले हटने का प्रावधान, स्वयं हटने का और हटाने का भी प्रावधान है। अगर स्वयं हटेगा तो किसको पत्र लिखकर? यह उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति जो है त्याग पत्र यह किसको सूचित करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। महाभियोग द्वारा भी राष्ट्रपति को हटाने जाने की प्रक्रिया है, यह किस अनुच्छेद में? और महाभियोग द्वारा तभी हटाया जा सकता है जब वह संविधान का क्या करे? अतिक्रमण करे। महाभियोग प्रक्रिया तभी लाया जाता है जब वह संविधान का क्या करे? अतिक्रमण करे। और यह प्रावधान किस अनुच्छेद में? महाभियोग लगाने के कितने दिन पूर्व सूचना देना होता है? यह 14 दिन पहले, 14 दिन। और महाभियोग जो है किसी भी सदन में लाया जा सकता। जिस सदन में महाभियोग लाया जाता है उसके 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर चाहिए। 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर चाहिए। और राष्ट्रपति को 14 दिन पहले वह सूचना देगा कि हम जो है आप पर महाभियोग ला रहे हैं, ठीक है। और महाभियोग के कितने सदस्य द्वारा पारित किया था? 2/3। अगर उस सदन का सदस्य द्वारा 2/3 बहुमत से पारित करके दूसरे सदन में भेज दिया जाता है तो दूसरे सदन वाला उसकी जांच करेगा कि राष्ट्रपति यह तो खुद से करेगा या करवाएगा, ठीक है। तो करवाने के बाद अगर राष्ट्रपति दोषी पाया जाता है और वहां भी 2/3 बहुमत से क्या होता है? पारित हो जाता है, तो उसी तारीख से यह राष्ट्रपति को अपना पद से क्या होता है? यह छोड़ना पड़ता है। लेकिन ऐसा प्रावधान है, क्या बोल रहे हैं बीच में? कैसे आम जनता कैसे करेगा महाभियोग? राष्ट्रपति जब चुनने के लिए आम जनता नहीं भाग लेता है। चलने चलते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से भी पढ़ा है ना पिछले में। चलने चलते हैं करे कि यह महाभियोग कितने समय महाभियोग जो है यह कितने सदस्य द्वारा, ये जितना करवा रहे हैं ना, याद आप पूरा राष्ट्रपति पढ़ लीजिए यहाँ, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो करवा देंगे। उसके बाद कोई भी बुक से जाके लगाइएगा, ठीक है। देखिएगा क्या वो क्वेश्चन छूटता है आपसे। बस में ना, पहले सुन तो लीजिए। और मन में बहुत तरह का सवाल उत्पन्न होता है। इसे कौन
चल नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। कह रहा है कि महाभियोग, ठीक है, महाभियोग लग, हाँ मन में तरह तरह का सवाल उठता है, ठीक है। चल नेक्स्ट है, लेकिन तरह तरह का नहीं उठना चाहिए, ठीक है। चले नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ भी क्वेश्चन होगा कि क्यों नहीं लेता है, अब राष्ट्रपति के चुनाव में भारत का जनता क्यों नहीं भाग लेता है, तो वो सब बाद की चीजें हैं, ठीक है। चले आगे चलते हैं। महाभियोग लगाने के, ठीक है, कह रहा है कि महाभियोग जो है लगाने के, हल्ला नहीं करेंगे, सुनेंगे, ठीक है। चलिए, महाभियोग लगाने के यह कितने दिन पूर्व सूचना देना होता है? 14 दिन। और जिस सदन में महाभियोग लाया जाएगा उसका कितने सदस्य का हस्ताक्षर चाहिए? 1/। और महाभियोग के लिए सदस्य के लिए पारित बहुमत कितना? 2/3 बहुमत, 2/3। राष्ट्रपति के पद को कितने दिन के अंदर भरना होता है? यह 6 महीना के भीतर, 6 महीना के। करे कि राष्ट्रपति अपना पद पर तब तक बना रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी चुनकर न आ जाता। यदि वह संविधान का अतिक्रमण करे या खुद से अगर लगे कि हम असमर्थ हैं, तब वह जो है यह इस्तीफा दे सकता है किसके पास? उपराष्ट्रपति पास। और वह संविधान का अतिक्रमण करे, अनुच्छेद कितना? 61 के तहत उस पर महाभियोग चलाया जाएगा, दोनों में से किसी भी सदन में। और जिस सदन में लाया जाएगा उसमें उसको सबसे पहली बात है कि 14 दिन पहले सूचना देना होगा। और उस सदन का 1/4 सदस्य क्या क्या होना चाहिए? और जब 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होगा और 2/3 बहुमत से पारित करके वह दूसरे सदन में भेजेगा, तब उसको क्या करेगा? राष्ट्रपति पर जो आरोप लगाया गया है उसकी जांच करेगा, यह करवाएगा। अगर सही पाया जाता है तो राष्ट्रपति, और उसमें भी क्या होता है 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तब क्या होगा? राष्ट्रपति को उसी तारीख से इस्तीफा देना होता है, ठीक है। और यह राष्ट्रपति का जैसे जो कार्यकाल समाप्त होता है 5 वर्ष का, ठीक है, यह 5 वर्ष का कार्यकाल चुनाव जो है उसके कार्यकाल में ही करा लिया जाता है। उसके बाद अगर चुनाव में विलंब होता है तो क्या होता है? वह अपना पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है, ठीक है, उत्तराधिकारी। और सामान्यतः राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का? राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त होगा, तो ऐसी आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन का उपबंध किया गया है अनुच्छेद 70। अनुच्छेद, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है, ठीक है, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है और उस समय जो है यह उपराष्ट्रपति भी मौजूद नहीं है, यह संसद में एक उत्तराधिकारी अधिनियम, ठीक है, राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम 1969, राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम 1969 पारित किया गया। और इस कंडीशन में कहा गया कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों जो है अगर मौजूद नहीं है तो इसके जो है यह इसके अधिकार से काम करेगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश भी मौजूद नहीं है तो जो न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वही क्या करेगा? राष्ट्रपति के कर्तव्यों का यह निर्वहन करेगा, कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। बात समझ में है कि नहीं? चलिए, राष्ट्रपति का वेतन जो होता है वह कितना? यह 5 लाख। कितना? राष्ट्रपति का वेतन कितना? यह 5 लाख। राष्ट्रपति का वेतन मुक्त होता है, आयकर मुक्त होता है, आयकर। और राष्ट्रपति का प्राप्त होता है निःशुल्क आवास संसद द्वारा, यह स्वीकृत अन्य भत्ते या क्या होगा? इसको मुफ्त मिलता है। राष्ट्रपति का वार्षिक पेंशन अगर कहेगा तो पेंशन 1.5 लाख रुपया प्रति माह। अगर वार्षिक कहेगा तो कितना हो जाएगा? 18 लाख। 12 डेढ़ कितना? 18 होगा ना। यह 12 गुना 1.5 करेंगे तो कितना? 18 लाख इसका वार्षिक पेंशन है। वार्षिक पेंशन कितना? यह 18 लाख। कितना है? 18 लाख। और यह राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उसके वेतन और भत्ते में किसी प्रकार की कमी किया जा सकता है क्या? नहीं किया सकता है। राष्ट्रपति को अवकाश ग्रहण करने के बाद पेंशन के रूप में कितना? यह 1.5 लाख रुपया प्रति माह, 1.5 लाख रुपया। और करे कि यह साथ ही स्टाफ का खर्च, ठीक है, स्टाफ का खर्च कितना? 60,000 रुपया प्रति माह। 60,000 रुपया काहे देता है? इसको समझ में आ रहा है कुछ? चले नेक्स्ट चलते हैं। कैसे 5 लाख वो पहले था ना, अब कहाँ? राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख प्रति माह सरकारी। हाँ, कार्यकाल जब खत्म हो जाएगा ना, जैसे अभी कौन थे इसके पहले? रामनाथ कोविंद थे ना।
रामनाथ कोविंद को अभी कितना मिल रहा होगा? 1.5 लाख प्लस 60,000 रुपया जो है उसके स्टाफ चार्ज, समझ रहे ना? हाँ, अब बताइए वो क्या करेगा भगवान जाने, ठीक है, डोनेट करेगा, सब रखता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य, ठीक है, यहाँ तक याद हुआ सबको? चलिए आगे चलते हैं, राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है नियुक्ति संबंधी अधिकार, करे कि राष्ट्रपति की यह निम्न की नियुक्तियां कर सकता है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर यह मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों का भी नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्तियां कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नियुक्ति, राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति, मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति एवं अन्य चुनाव आयुक्त का भी, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, भारत के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद के सदस्य का नियुक्ति भी कौन करेगा? नेक्स्ट है संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य का नियुक्ति कौन करेगा? और संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्त का भी नियुक्ति करेगा कौन? वित्त आयोग के जो सदस्य होगा उसका भी नियुक्ति कौन करेगा? भाषा आयोग के सदस्य की नियुक्ति, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य की नियुक्ति, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य की नियुक्ति, भारत के राजदूत एवं अन्य यह राजनयिकों का जो है नियुक्ति कौन? अनुसूचित क्षेत्रों में यह प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले जो आयोग का सदस्य होगा उसका भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? चलिए इसको याद कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। बताएंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन? प्रधानमंत्री की नियुक्ति सिर्फ आप लोग को क्या बोलना है? राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए बताएंगे प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद के अन्य सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन? सर्वोच्च न्यायालय के या और उच्च न्यायालय के भी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? भारत के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, भारत के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त का भी नियुक्ति कौन? और भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करे कि राज्य के मध्य समन्वयक एवं अंतर्राज्यीय परिषद का जो सदस्य होता है उसका भी नियुक्ति कौन करता है? संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य की नियुक्ति कौन? संघीय क्षेत्र में या मुख्य आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? और वित्त आयोग के सदस्य की नियुक्ति, वित्त आयोग के सदस्य की नियुक्ति, भाषा आयोग के सदस्य की नियुक्ति, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य की नियुक्ति, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य की नियुक्ति, भारत के राजदूत तथा अन्य राजनयिक अनुसूचित यह क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में जो रिपोर्ट देने वाले सदस्य होता है उसका भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? इसको दोबारा पढ़ना हमको नहीं लगता है, ठीक है क्या? चलिए आगे चलते हैं विधायी शक्तियां, ठीक है। विधायी शक्तियां, राष्ट्रपति यह संसद का अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति क्या होता है? यानी संसद का 3 अंग होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति संसद का अंग है, राष्ट्रपति संसद का अंग है। नेक्स्ट चलता है इसे निम्न विधायी शक्तियां प्राप्त है। संसद के यह सत्र को आहूत करने, ठीक है, संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने और लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार जो है यह राष्ट्रपति के पास है। संसद के एक सदन में यह एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति भी किसके पास है? और लोकसभा के लिए यह प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में, प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ सत्र के आरंभ में सम्मिलित रूप से संसद में अभिभाषण करने की शक्ति किसके पास होती है? संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही क्या होता है? कानून बनता है। संसद द्वारा पारित विधेयक
यह राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही क्या होता है, और संसद में यह निम्न विधेयक को जो है पेश करने के लिए राष्ट्रपति के पूर्व सहमति आवश्यक होती है। यानी कि निम्न विधेयक जो दिया गया है 4-5 गो, ठीक है, उसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति से पूर्व ही अनुमति लेनी आवश्यक होती है। पहला है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्र यह सीमा या नाम में परिवर्तन संबंधी जो विधेयक पारित होगा, इसमें राष्ट्रपति से पहले ही क्या होता है, यह अनुमति लेनी आवश्यक होती है, अनुमति लेनी। और धन विधेयक के संबंध में जो भी विधेयक पेश करेगा वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होती है। संचित निधि में व्यय करने वाले यह विधेयक में भी क्या होता है, राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लिया जाता है। ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हित जुड़े हैं प्रभाव डालने पर विधेयक और राज्य के बीच व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन लगाने वाले विधेयक पर भी क्या होता है, राष्ट्रपति से विधेयक लाए जाने से पहले ही राष्ट्रपति की स्वीकृति लिया जाता है। यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में जो है कोई असहमति है तो उसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। यह करे कि किसी साधारण विधेयक पर और अगर दोनों सदन में टकराव उत्पन्न हो जाता है, उसको सुलझाने के लिए राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है अनुच्छेद 108 के तहत। लेकिन अध्यक्षता करता है कौन, लोकसभा अध्यक्ष। अनुच्छेद 118 अनुच्छेद 100 किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर की जाएगी, अन्यथा नहीं। चलिए देख लेते हैं एक बार। करे कि संसद के सत्र आहूत करने का अधिकार किसके पास होता है, आहूत करने का सत्रावसान और लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार किसके पास होता है, यह राष्ट्रपति के पास। किसके पास होता है, सदन के एक सदन यह एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में अभिभाषण करने का करे, सदन के या तो एक सदन में या दोनों सदन में सम्मिलित होने के लिए जो है अभिभाषण करने की शक्ति किसके पास, यह राष्ट्रपति के पास। किसके पास होता है, लोकसभा के लिए प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में जो सम्मिलित रूप से संसद में अभिभाषण किया जाता है, वह भी शक्ति किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास। किसके पास होता है, और संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति को अनुमोदित यह के बाद ही क्या होता है, कानून। यानी जब लोकसभा से और राज्यसभा से पारित हो जाता है तब जो है राष्ट्रपति का साइन किया जाता है। जब राष्ट्रपति साइन करता है तो ही वह क्या होता है, यह कानून बनता है। क्या बनता है, कानून। और कुछ विधेयक है जो कि विधेयक लाए जाने से पहले ही क्या होता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति या सहमति आवश्यक होती है, जिसमें कि नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का और उसके वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमाओं में परिवर्तन यह संबंधी जो विधेयक लाया जाएगा उसमें क्या होगा, राष्ट्रपति से पूर्व सहमति जरूरी होती है, पूर्व सहमति। और धन विधेयक के संबंध में जो विधेयक आएगा यह राज्यसभा में पारित किया जाता है क्या, नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसमें, लोकसभा में। और धन विधेयक संबंध में यह अनन्य अधिकार होता है लोकसभा अध्यक्ष का। लोकसभा अध्यक्ष ही तय करता है कौन सा धन विधेयक है या नहीं है। यह धन विधेयक के संबंध में भी क्या होगा, यह राष्ट्रपति से पूर्व स्वीकृति लेनी आवश्यक है। और संचित निधि में व्यय करने वाले जो विधेयक होगा उसमें भी क्या होगा, राष्ट्रपति से यह पूर्व सहमति लेनी होगी। ऐसा कराधान पर जिसमें राज्य हित जुड़े हैं यह प्रभाव डालने वाले विधेयक, ठीक है, जिसमें कि राज्य हित क्या हो, जुड़े हो, तो उसमें भी क्या होगा, राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेना होगा। और राज्य के बीच यह व्यापार वाणिज्य और समागम का निर्बंधन लगाने वाले विधेयक जो होगा उसमें भी क्या होगा, राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी होती है। और संयुक्त अधिवेशन, जब साधारण विधेयक में यह क्या होता है, गतिरोध उत्पन्न हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा में, तब क्या होता है, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। यह भी किसके पास, राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार यह किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। किस अनुच्छेद के तहत, और इसका अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा। इसको रिपीट करना जरूरी है क्या, नहीं ना। चलिए आगे चलते हैं। संसद के ये सदस्यों का मनोनयन, संसद के सदस्यों का करे कि राष्ट्रपति को लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति का प्रतिनिधित्व यह नहीं होने पर उसे समुदाय के 2 व्यक्ति को मनोनीत करने की
शक्ति यह संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत प्रदान किया गया था, लेकिन यह 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है, इसको क्या कर दिया गया, यह समाप्त कर दिया गया। और इसी प्रकार वह कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों में यह पर्याप्त अनुभव एवं दक्षता रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामजद कर सकता है। कितने व्यक्तियों का? और अध्यादेश जारी करने का भी शक्ति किसके पास होती है? यह राष्ट्रपति के पास। किस अनुच्छेद के तहत? यह अनुच्छेद 100 कि संसद के स्थगन के समय, जब संसद का स्थगन हो, चाहे राज्यसभा लोकसभा नहीं हो, यह उस समय जो है अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समय यह समान होता है। और इस प्रभाव का संसद सत्र के यह शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है, परंतु राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। जब जो है दोनों सदन यह सत्र में होते हैं, तब जो है राष्ट्रपति को यह शक्ति नहीं, यानी कि अध्यादेश का मतलब होता है कि जब दोनों सदन नहीं हो, अगर तब कोई कानून का जरूरत पड़ जाए, यह राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि वह कानून बनाए। लेकिन अगर दोनों सदन चल रहा है, तब यह अधिकार राष्ट्रपति को नहीं होता है। ठीक है, यानी अध्यादेश जारी करने का शक्ति किस अनुच्छेद के तहत, यह किसके पास होता है? तो बताएंगे, संसद के यह सदस्यों का मनोनयन, लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य का मनोनयन का प्रावधान था, लेकिन उसको क्या कर दिया, अभी निष्क्रिय कर दिया। ठीक है, किसमें? संविधान संशोधन द्वारा, 104वां संविधान संशोधन के द्वारा जो लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय के मनोनयन किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा, उसको क्या कर दिया, निष्क्रिय कर दिया। क्या कर दिया? जबकि कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान, सामाजिक कार्यों में पर्याप्त जिसको अनुभव है, उसमें 12 व्यक्ति का मनोनयन अभी भी राष्ट्रपति करते हैं। अध्यादेश जारी करने का शक्ति किस अनुच्छेद के तहत? यह अनुच्छेद, और यह प्रभाव जो रहता है 6 सप्ताह। कितने सप्ताह? और सैन्य बलों का जो सर्वोच्च शक्ति निहित होती है वह किसमें? यह राष्ट्रपति में। किसमें होती है? राष्ट्रपति में। कह रहे कि सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति जो है यह राष्ट्रपति में। किसमें होती है? किंतु इसका प्रयोग वह विधि द्वारा यह नियमित होता है। और राजनीतिक शक्ति, दूसरे देश के साथ कोई भी समझौता, यह संधि राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। किसके नाम से? और राष्ट्रपति विदेशों के लिए जो है भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है, एवं भारत में विदेशी राजदूतों की जो है नियुक्ति का अनुमोदन भी करता है। कौन? राष्ट्रपति। यानी कि जितने भी सैन्य बलों का सर्वोच्च शक्ति किसमें होती है? और दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता होगा, संधि होगा, वह किसके नाम से? राष्ट्रपति के नाम से। किसके नाम से? और विदेश के लिए जो है यह भारतीय राजदूतों की नियुक्ति, जो भारत का राजदूत विभिन्न देशों में है, उसका नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा। और भारत में जो विदेश का राजदूत है, ठीक है, भारत में जो दूसरे देश का राजदूत है, उसका अनुमोदन, उसकी नियुक्ति का अनुमोदन कौन करता है? यह राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। आज यहीं तक रहने देते हैं, थोड़ा सा क्यूज करवा देते हैं। ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना? याद हुआ सबको? कल जो आज नया है, कल जो है पढ़ के आइएगा इसको। ठीक है, और कल क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए हल्ला नहीं करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। कह रहे कि भारतीय, ठीक है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति
यह राष्ट्रपति में निहित होती है। यह किस अनुच्छेद में प्रावधानित है? अनुच्छेद। आप लोग बताएंगे मंत्री परिषद यह किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। सही आंसर है। बताएंगे देश का संवैधानिक प्रधान कौन? आप लोग बताएंगे भारत का प्रथम नागरिक कौन? आप लोग बताएंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन यह किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 54। बताएंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति किसमें है? अनुच्छेद 55। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे राष्ट्रपति के पद की अवधि किसमें है? अनुच्छेद 56। बताएंगे राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए जो है यह पात्रता यह किसमें है? अगला क्वेश्चन देंगे कौन नया है? नया है, आजादी के पहले से आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देंगे राष्ट्रपति द्वारा जो है शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद। बताएंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 61। अनुच्छेद। आप लोग बताएंगे राष्ट्रपति की योग्यता अनुच्छेद 58 में है। बताएंगे भारत का नागरिक जन्म से होना जरूरी है कि नहीं? सिर्फ उसको नागरिकता होना चाहिए। आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। बताएंगे लोकसभा सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए राज्यसभा? राज्यसभा। लोकसभा सही आंसर है। और यह चुनाव मतलब पद धारण करने के समय लाभ पद पर होना चाहिए? पागल दिवालिया। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं? मनोनीत सदस्य, निर्वाचित समाज। चले अगला क्वेश्चन हम लोग बताएंगे लेकिन जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश का भी है। कौन कौन सा? दिल्ली और पुदुचेरी। आप लोग बताएंगे यह जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा? 70वां संविधान संशोधन 1900। आप लोग बताएंगे यह प्रभावी कब से हुआ? 1 जून 1995। सही आंसर है। ठीक है, 1 जून 1995। अगला इधर भी सुनिए, सिर्फ उधर का ही नहीं, मतलब गलत जल्दी सुनाई देता है लोग को। चलिए बताएंगे करें कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग नहीं लेते हैं? मनोनीत सदस्य और विधान परिषद सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल में प्रस्तावक और अनुमोदक कितना कितना? 50-50। सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देंगे करें कि राष्ट्रपति का यह निर्वाचन जो है यह होता है एकल संक्रमणीय समानुपाती। चलिए अगला क्वेश्चन देंगे इसका कार्यकाल कितने वर्ष का? यह 5 वर्ष का। सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देंगे इसको शपथ, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर नहीं है तब वरिष्ठतम प्रतिष्ठित नहीं, उसका वरिष्ठतम न्यायालय का न्यायाधीश होगा। ठीक है, प्रतिष्ठित नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देंगे मौलिक कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। बताएंगे यह किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? बताएंगे यह किस देश के संविधान से लिया गया? आप लोग बताएंगे किस भाग में रखा गया? आप लोग बताएंगे किस अनुच्छेद में? आप लोग बताएंगे मौलिक कर्तव्य कितना है? यह कितना है? 11। बाकी तो आप लोग समझ रहे हैं क्या क्या कर्तव्य है, लेकिन करते कोई है नहीं। अगला क्वेश्चन देंगे काम की न्याय संगत एवं मनोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता को बंद किस अनुच्छेद में? किस क्वेश्चन आप लोग से? अनुच्छेद 42। अगला क्वेश्चन देंगे नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता 44। 6 से कम आयु के बच्चों के बालकों के लिए जो प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख किसमें? अनुच्छेद 45। अगला क्वेश्चन देंगे पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को, यह अनुच्छेद 47। जब पूरा क्वेश्चन नहीं बोलते हैं तो हम बोले हैं ना। चलिए बताएंगे कृषि एवं पशुपालन 48। सही आंसर है। बताएंगे पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन और वन्य जीव की रक्षा
48 का। आप लोग बताएंगे कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद। आप लोग बताएंगे राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास, ये किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 5 है। 51 सही आंसर है। बताएंगे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान व वस्तुओं का संरक्षण किसमें? यह 49 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग बताएंगे मनरेगा कार्यक्रम किसमें है? अनुच्छेद 43 सही आंसर है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यह एक ऐसा चेक है जो बैंक द्वारा यह सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। यह कथन है केटी शाह का। केटी। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे डीपीएसपी जो है यह किस भाग में है? 4 के 4 में ही है, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देंगे यह नीति निर्देशक तत्व जो है यह कहां से लिया गया? यह आयरलैंड से, सही आंसर है। राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में? चलिए बताएंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 37। बताएंगे राज्य लोक कल्याण की जो अभिव्यक्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, यह किस में कहा गया? अनुच्छेद 38। सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता किसमें? 39 का। हाँ सिर्फ 39 का भी कह सकते, उसको बताएंगे समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 का ग। चलिए अगला क्वेश्चन देंगे करे कि धन का समान वितरण किस अनुच्छेद में? ये बोला। हाँ चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन देंगे, ठीक है। ग्राम पंचायतों का गठन 40 सही आंसर है, ठीक है। एकदम उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, समझना है। गौ से गधा वाला, ठीक है। चलो बताएंगे कुछ दशाओं में जो है काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 41 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 32। बताएंगे सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार का रिट जारी करता है, किस अनुच्छेद के तहत? और उच्च न्यायालय 226। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में? अल्पसंख्यक 29 सही आंसर है। आप लोग बताएंगे शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार 30। बताएंगे वर्तमान में अल्पसंख्यक समुदाय कितना है? 6 है। आप लोग बताएंगे कौन कौन सा है? पहला मुस्लिम, पहला आला नहीं करेंगे, पहला मुस्लिम, दूसरा सिख है, तीसरा ईसाई है, चौथा पारसी, पांचवा बौद्ध और जैन, सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग बताएंगे, अगला क्वेश्चन बताएंगे मानव के दुर्व्यवहार और बलात्सर्म का निषेध, यह अनुच्छेद 23। आप लोग बताएंगे धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यह किस अनुच्छेद में? धार्मिक कार्यों का 56 में। किसमें? 26 सही आंसर है। बताएंगे यह जिसके है, चले बताएंगे जिसके साथ जिसके आज जो है यह हाला नहीं करेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। कह रहा है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में दिया जाता है, उसको टैक्स माफ कर दिया जाता है, किस अनुच्छेद के तहत? यह अनुच्छेद 27। छोड़ देते हैं तक, ठीक है। एक दो और पूछ लें, चल बताएंगे विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14। बताएंगे करे कि अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद। आप लोग बताएंगे भारत सरकार द्वारा पद्म श्री, भारत रत्न ये सब दिया था, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 18 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देंगे अपराध के लिए यह दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 20। अब बताएंगे इसमें 3 प्रावधान किया गया, बताएंगे कौन कौन सा? अनुच्छेद 20 के तहत जो है यह दोष सिद्धि के संबंध में 3 प्रकार का अधिकार दिया गया है। पहला कौन सा? एक कोई बोलिएगा, सजा मिलेगा, जो कानून है उस समय, ठीक है। और 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष पेश करना होगा। और है अपना पसंद के वकील से ये हुआ मिक्स कब करना।
हल्ला नहीं, हल्ला नहीं कीजिएगा आप लोग, एकदम शांत बोलने दीजिए। पहला कौन सा बोलिए? 24 घंटा के अंदर उसको पेश करना होगा। दूसरा उस हिसाब से दंड मिलना चाहिए, ठीक है। अपने खिलाफ बद नहीं किया जाएगा, लेकिन 2 गो तो सही है। अब दे देते हैं क्या? अपराध करने, देखिए करे कि एक अपराध के लिए सिर्फ 1 बार सजा मिलेगा, और जो अपराध किया है उस समय जो कानून है वही कानून के तहत उसको सजा मिलेगा, ना कि पहले और बाद के। और न्यायालय में खुद के विरुद्ध उसको गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस, यह अनुच्छेद 24 घंटा वाला 22 में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देंगे। करे कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुआ? हाँ, कब हुआ? अप्रैल 2000। चलिए तब तो नहीं देंगे नंबर, अब सिर्फ 2010 बोल देते थे। अब नहीं होगा, अब मंथ बोल दिए थे, गलत है तो गलत है। चलिए पास है। राष्ट्रीय जुलाई 2010 बिल्कुल गलत आंसर है। अक्टूबर 2010 में, अक्टूबर 2000। बताएंगे मुख्य पीठ इसका कहाँ है? नई दिल्ली, सही आंसर है। अभी बोले ना आपके 3 नंबर से ज्यादा हैं, 3 नंबर से ज्यादा ही है। कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा? मैथवा गड़बड़ा गया। इसके बाद फिजिक्स का क्लास होगा।